हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जहाँ तक आप लोग को पता है कि मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन की पॉलिटी सीरीज़ को लेकर आई हूँ। इसी क्रम में हमारा 30 टॉपिक डिस्कस हो चुका है। आज हमारा 31वां टॉपिक है और आज का टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। और दोस्तों, इसी चैनल पर हमारा आधुनिक भारत का भी घटना चक्र का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें 17 टॉपिक हो चुका है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो आइए इसके कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, फिर आगे इसके क्वेश्चन को देखते हैं। फिर देखते हैं विधायी संबंध। केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है। भाग 11 एवं 12 में इनका वर्णन है। भाग 11 और 12 में है, इसमें केंद्र राज्य के मध्य जो है विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंधों का वर्णन केंद्र के संविधान के भाग 11 और 12 में है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक ये क्या है, केंद्र राज्य के विधायी संबंधों की व्याख्या करता है। ये अनुच्छेद 245 के अनुसार, अनुच्छेद 245 के क्लॉज 1 के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य के विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। मतलब संसद जो है संपूर्ण राज्य, संपूर्ण जो है भारत के किसी भाग के लिए या संपूर्ण राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी, और किसी राज्य का जो विधानमंडल है वो संपूर्ण राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। अनुच्छेद 247 के तहत संसद को अधिकार है कि वह संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन हेतु अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। क्या है कि अनुच्छेद 247 के अनुसार संसद जो है संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन हेतु कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की व्यवस्था कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को संविधान की 7वें अनुसूची में वर्णित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई हैं। अवशिष्ट विधायी शक्तियां जो हैं वो संघीय संसद को सौंपी गई हैं। संविधान के 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से अंतर्स्थापित नए अनुच्छेद 246 क के तहत संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर जीएसटी के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधियां संघीय संसद को सौंपी गई हैं। संविधान के 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से अंतर्स्थापित नए अनुच्छेद 246 क के तहत संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर जीएसटी के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति दी गई हैं। साथ ही अंतर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में माल सेवाएं दोनों का प्रदाय आपूर्ति होने की स्थिति में माल सेवा कर के संबंध में संसद को विधियां बनाने का अनन्य शक्ति सौंपी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 की राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समाचीन है कि संसद अनुच्छेद 246 के अधीन उपबंधित माल और सेवा कर या राज्य सूची में प्रकटित ऐसे विषय जो उस संकल्प में निर्दिष्ट हैं पर विधि बनाए तो संसद उस पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर अनुच्छेद 246 के अधीन उपबंधित माल और सेवा कर के संबंध में विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 251 के अनुसार यदि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियां और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति पाई जाती है तो संसद द्वारा निर्मित विधि ही प्रभावी होगी। अनुच्छेद 252 के तहत दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की शक्ति संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाने का उल्लेख है। अनुच्छेद 253 के तहत संसद को किसी अन्य देश के या देशों के साथ की गई संधि, करार, अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई भी विधि बनाने की शक्ति है।
प्रशासनिक संबंध। संविधान के भाग 11 के अनुसार अनुच्छेद 256 से 263 तक 256 से 263 तक जो है प्रशासनिक संबंधों की बात करते हैं, और 245 से 255 तक विधायी संबंधों की बात करते हैं। तो 256 से 263 तक केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक ही होगा जो कि भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। ऐसे होगा कि जैसे 56 के अनुसार राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो रहे, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो कि भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अनुच्छेद 257 के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है। इसी अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रभावित न हो, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन हेतु आवश्यक प्रतीत हो। अनुच्छेद 257 के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रभावित न हो, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन है तो आवश्यक प्रतीत समझे। अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारी को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है शर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। अनुच्छेद 258 क के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारी को ऐसे विषय से संबंधित कृत्य जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। अनुच्छेद 262 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी दून या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी। अनुच्छेद 263 के अनुसार राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या एक से अधिक राज्यों के समान हितों से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने, और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाहियों के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने हेतु राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कर सकता है। क्षेत्रीय परिषदों के गठन संसदीय अधिनियमों के द्वारा किया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषदें उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन NEC अधिनियम 1971 के तहत वर्ष 1972 में किया गया तथा उक्त अधिनियम में वर्ष 2002 में किए गए संशोधन 26/6/2003 से प्रभावी हैं। से सिक्किम को भी NCEA में 8वें राज्य के रूप में जोड़ा गया। राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष पद हेतु नामित केंद्रीय मंत्री के रूप में वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वित्तीय संबंध। संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 281 तक वित्तीय संबंधों की बात करते हैं। तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्वों के वितरण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों लोक लेखा का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 12 में 268 से 281 तक केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्वों के वितरण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई भी कर विधि के प्राधिकार से अधिरोपित और संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का उल्लेख किया गया है। 267(1) के तहत संसद विधि द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी। 268 के क्लॉज ए के तहत संसद विधि द्वारा
भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा। अनुच्छेद 267(2) के तहत राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा। अनुच्छेद 267 क्लॉज 2 के तहत राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा। 268 में संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु संघ राज्य क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा तथा अन्य मामलों में राज्यों के भीतर संबंधित राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित कुछ शुद्ध प्राप्तियों को छोड़कर राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 269 क में अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल व सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण। अनुच्छेद 270 में उद्ग्रहित कर और उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण। अनुच्छेद 271 में शुल्क और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार संबंधी उपबंध। अनुच्छेद 275 के तहत कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था की गई है। संविधान के 171 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के से अंतस्थापित नए अनुच्छेद 279 के तहत माल और सेवा कर परिषद संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 280 के क्लॉज ए के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। वी शिवरामन तथा एस.आर. सेन इनके 2 सदस्य थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 27 अक्टूबर 1987 को सौंपी थी, जो जनवरी 1988 में जारी की गई थी। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित अन्य आयोगों और समितियों में राज्य मल्लार समिति तथा पूंछी आयोग शामिल हैं। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं, तो केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से, एकदम सही है। नियोजन प्रक्रिया से, ये भी सही है। राजनीतिक हितों के अंतर विरोध से, ये भी सही है। हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से, ये निगेटिव सेंस में प्रभावित होगा, ये भी निगेटिव सेंस में राजनीतिक हितों के लिए, तो ये चारों सही हैं, प्रभावित तो करते हैं। केंद्र राज्य के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए और उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 और 12 में किया गया है। भारत में केंद्रीय नियोजन प्रणाली को अपनाया गया है। बिहार में देखने में आया कि केंद्र राज्यों में एक दलीय सरकार होने या विपरीत दलीय सरकार होने पर दोनों के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यद्यपि ये राष्ट्र के विकास में बाधक है। केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पे, 3 पे प्रभावित करते हैं। संवैधानिक प्रावधानों पे भी निर्भर करते हैं, परंपराओं और व्यवहारों पे भी, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पे भी, 4 पे निर्भर करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं, व्यवहारों, न्यायिक व्याख्याओं तथा बातचीत के लिए यंत्र विन्यास, केंद्र राज्य के बीच समन्वय के लिए स्थापित विधिक संवाद तंत्र, अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग, इन 4 पर निर्भर करते हैं। केंद्र राज्य बीच के समन्वय के लिए स्थापित विधिक संवाद तंत्र यथा जो है अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग हैं, जो केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक यंत्र है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं। संघ और राज्यों के बीच के संबंध सही है। राज्यों के मध्य संबंध ये भी सही है। समन्वय के लिए तंत्र ये भी सही है। विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र ये भी सही है। तो एक संघीय राज्य व्यवस्था में 4 तत्व मौजूद होते हैं। इसका आंसर देते हैं, इसका आंसर एक सही है। संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य आपस में संबंध, पारस्परिक समन्वय के तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, 4 सम्मिलित होते हैं। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में नहीं, वित्तीय मामलों पर राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में नहीं, प्रशासनिक क्षेत्र में राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण के संबंध में नहीं, योजना प्रक्रम पर राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है।
म्युनिसिपल संबंध का आशय है कि सरकार के सभी स्तरों, केंद्र, राज्य और स्थानीय आदि में आपसी भागीदारी और परस्पर सहयोग से है। भारत में संवैधानिक व्यवस्था के तहत पंचायती राज प्रणाली लागू होने के बाद स्थानीय विकास के लिए योजना निर्माण, वित्तीय स्वायत्तता और संसाधनों के संग्रह एवं प्रबंधन में केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। इससे योजना निर्माण में तथा राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण योजना निर्माण पर राज्यों इससे योजना निर्माण में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अत्यंत सीमित हो गया तथा केंद्र राज्य संबंधों में नया आयाम जुड़ गया। भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधन के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो ये सहायक अनुदान है, ये है, सही है। केंद्र प्रायोजित योजना, ये भी सही है। गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण, ये नहीं है दोस्तों, ये नहीं है। और कर सहभाजन, ये भी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए राज्यों को स्थानांतरण पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में किया जाता है। योजना आयोग तथा 5 वर्षीय योजनाओं के समाप्त होने के साथ ही गाडगिल सूत्र आधारित अनुदान भी अब राज्यों को संसाधनों के आवंटन के माध्यम नहीं रह गए हैं। जो योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के समाप्त होने के साथ ही ये गाडगिल जो सूत्र आधारित अनुदान है अब राज्यों के संसाधन के आवंटन का माध्यम नहीं रह गए हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों से संबंधित है? तो भाग 11 और 12 दोनों हैं। भाग 11 में है प्रशासनिक और विधायी संबंध और भाग 12 में है वित्तीय संबंध। भाग 12 में वित्तीय। भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध अध्याय 1 में 245 से 255 तथा प्रशासनिक संबंध अध्याय 2 में 256 से 263 को बंधित है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान भाग 12 में है, जिनके अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 281 तक केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य के विधायी संबंधों का प्रावधान है? तो विधायी संबंध भाग 11 और वित्तीय संबंध जो है भाग 12। भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में केंद्र राज्य के विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य निरूपित किए गए हैं तथा साथ ही विभिन्न विधायी संबंधों को संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। नोट संघ सूची की अंतिम प्रविष्टि की संख्या का संख्या 97 है, लेकिन प्रविष्टि 2 के 42वें संविधान संशोधन से 92 को 6वें संशोधन से और 92 ख 46वें संशोधन को जोड़ा गया तथा प्रविष्टि 33 7वें संशोधन से और 92 151वें संशोधन से लोप कर दिया गया, जिससे इस सूची में प्रविष्टियों की संख्या कुल 98 है। राज्य सूची में अंतिम प्रविष्टि की संख्या 66 है, लेकिन 7वें संशोधन द्वारा प्रविष्टि 36 और 42वें संशोधन द्वारा प्रविष्टि 11, 19 और 20 और 29 तथा 101वें संशोधन द्वारा प्रविष्टि 52 और 55 का लोप किया गया, जिससे अब उसमें कुल प्रविष्टियाँ 59 हो गई हैं। समवर्ती सूची के अंतिम प्रविष्टि संख्या 47 है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 प्रविष्टियां 11 क, 17 क, 17 ख, 20 क और 33 क जोड़ी गई, जिससे उसमें कुल प्रविष्टियों की संख्या 52 हो गई है। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्ति के वितरण के संबंध में भारतीय संविधान की 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? कौन से 2 अनुच्छेद हैं जो शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो अनुच्छेद 245 और 246। अनुच्छेद 245 और 246। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 4 पहले तथा चौथी अनुसूची के संशोधन, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता और अनुच्छेद 56 और 57 राष्ट्रपति के पदावधि तथा पुनर्विचार हेतु पात्रता तथा अनुच्छेद 141 और 42 उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में उपबंध से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विस्तार के राज्य क्षेत्रीय सीमा को निश्चित करता है। और अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ सूची में शामिल किसी विषय पर केंद्र सरकार को और सूची 2 राज्य सूची में शामिल किसी विषय
पर राज्यों को कानून बनाने की इजाज़त देता है। वहीं सूची 3 समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बना सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 245 और 46 केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित प्रावधान करता है। विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस में है? तो 7वीं अनुसूची में है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की व्यवस्था है। इन्हें संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया। ये विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं तो समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची के विषय पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु यदि संघ एवं राज्य के कानून में अंतर्विरोध होता है तो संघ का कानून मान्य होगा। हालांकि अनुच्छेद 254(2) के अनुसार यदि राज्य का समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून संसद द्वारा बनाई गई विधि के विरुद्ध है, परंतु उसे राष्ट्रपति के विचार हेतु रखे जाने पर यदि राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दे तो वो कानून उस राज्य में अभिभावी होगा। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदान करता है? भारत निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदान करता है? तो केंद्रीय सरकार को नहीं, राज्य सरकार को नहीं, केंद्र और राज्य दोनों सरकार को। तो ये दोनों सही है, केंद्र और राज्य दोनों सरकार को देता है। संविधान के अनुच्छेद 246 के उपबंध के तहत 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। पहला, सूची 1 में संघ सूची, सूची 2 में राज्य सूची, सूची 3 में समवर्ती सूची। शिशु और अवयस्क प्रविष्टि 5 के तहत तथा आर्थिक एवं सामाजिक योजना प्रविष्टि 20 के तहत समवर्ती सूची के विषय हैं। अतः इन विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। अतः संविधान में शिशुओं एवं अल्पवयस्कों के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक योजनाओं के लिए भी विधि निर्माण की शक्तियां केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को प्रदत्त हैं। अवशिष्ट विषय क्या हैं? अवशिष्ट विषय क्या हैं? तो राज्य सूची में शामिल विषय नहीं, समवर्ती सूची में शामिल विषय नहीं, जो विषय किसी भी सूची में शामिल नहीं है ये अवशिष्ट विषय हैं। संविधान के अनुच्छेद 246 के उपबंधों के तहत 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों को 3 सूचियों में वर्गीकृत किया गया है कर केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित कर दिया गया है। सूची 1 संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची और सूची 3 समवर्ती सूची। ऐसे विषय जो इन तीनों में से किसी भी सूची में शामिल नहीं है अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। अनुच्छेद 248 के तहत अनुच्छेद 246 को माल और सेवा के कर के संबंध में विशेष उपबंध के अधीन रहते हुए अवशिष्ट विषय अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संसद में निहित होती हैं। अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संसद में निहित होती हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस में सन्निहित हैं? तो अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में सन्निहित हैं। संविधान के अनुच्छेद 248 के क्लॉज 1 के अनुसार 246 को माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध के अधीन रहते हुए संसद को किसी भी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची, राज्य सूची में प्रकटित नहीं है विधि बनाने का अनन्य शक्ति है। जबकि पूर्णतः संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट विधायी शक्तियों का प्रयोग राज्यों को प्रदान की जाती है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय प्रणाली में अवशिष्ट विधायी शक्तियां राज्यों को सौंपी गई हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो अनुच्छेद 249 है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां नहीं, लोकसभा के विघटन से नहीं, संसद के प्रशासनिक शक्तियों से नहीं, राज्य सूची के विषय में के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों के राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से है। संविधान के अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय में संसद के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इसी अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से यह घोषणा किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है और समाचीन है कि संसद अनुच्छेद 246 क के अधीन उपबंधित माल और सेवा कर या राज्य सूची के ऐसे विषयों के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए, तो संसद उक्त विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो ये 1 वर्ष के लिए।
अनुच्छेद 249 के खंड 2 के अनुसार इस अनुच्छेद के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, परंतु और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को बनाए रखने की या अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड 1 में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है तो उतनी हो जाता है और उतनी ही बार ऐसा संकल्प उस तारीख से जिसको वह खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता है तो 1 वर्ष और अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है प्रवृत्त होगा 1 वर्ष से अधिक नहीं। पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में संबंधित विधि निर्मित करने का अधिकार है वो एक वर्ष से अधिक नहीं रहेगा। संकल्प तो पारित करके इसको और बढ़ाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 262 263 है। अनुच्छेद 263 है। अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है यदि उसे यह प्रतीत होता है कि इसकी स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी। इसकी स्थापना राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने या कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ या एक से अधिक राज्यों के सामान्य हितों से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार करने या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाहियों के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण का स्रोत संवैधानिक है। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना होती है। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण का स्रोत क्या है? तो संवैधानिक है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो ये राष्ट्रपति। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? तो अनुच्छेद 263 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन वर्ष 1990 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया। वर्तमान में 8 नवंबर 1924 की अधिसूचना द्वारा पुनर्गठित अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित 9 केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य संघ शासित प्रदेशों के शासक के रूप में तथा 13 अन्य केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अनुच्छेद की 360 आपात की स्थिति में और अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में किसी राज्य की विफलता के प्रभाव से तथा अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, क्षेत्रीय परिषद। तो ये क्या है? उपयुक्त में से कितनी भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हुई हैं? तो केवल एक। ये अंतर्राज्यीय परिषद ही है। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की परिकल्पना स्वयं संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की गई है। इसी प्रकार अंतर्राज्यीय परिषद स्पष्ट रूप से संविधान के प्रावधानों के अनुसार स्थापित निकाय है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को प्रधानमंत्री के अनुमोदन से कार्यपालिका के एक निर्णय द्वारा स्थापित किया गया था, न कि संविधान के किसी विशिष्ट उपबंध के तहत। क्षेत्रीय परिषद संविधान के किसी उपबंध के तहत स्थापित नहीं है, बल्कि ये संसद के साधारण अधिनियम से निर्मित वैधानिक निकाय है। इस प्रकार भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित की श्रेणी में प्रश्नगत परिषदों में केवल अंतर्राज्यीय परिषद ही है। निम्नलिखित में से भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानोत्तर या विधितर संस्थाएं हैं? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद तो नहीं है, ये संविधानोत्तर संस्था 1 और 2 हैं इसमें। राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन, ये संविधानोत्तर निकाय है।
अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है तथा ये एक संवैधानिक संस्था है। आंचलिक या क्षेत्रीय परिषद संसद के अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित की गई अतः यह विधिक संस्था है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन संविधानोत्तर या विधियेत्तर संस्थाएं हैं। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किया गया है तो ये किया गया है संसदीय कानून के द्वारा। संसद द्वारा अधिनियमित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषदें जोन एंड काउंसिल उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। वर्ष 1972 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 2002 में इसको संशोधित किया गया के तहत किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष पद हेतु नामित केंद्रीय मंत्री के रूप में वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो गृह मंत्री करते हैं, भारत के गृह मंत्री। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषदों का लक्ष्य नहीं है? तो क्षेत्रीय परिषदों का लक्ष्य नहीं है, यह क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है, तो ये एक संवैधानिक संस्था है, नहीं संवैधानिक संस्था नहीं है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी, तो ये सही है। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, सही है। यह एक परामर्शी संस्था, यही एक इसका सही नहीं है। क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, स्टेटरी निकाय है, न कि संवैधानिक संस्था है। 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्यों के बीच अंतर राज्य सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। चंडीगढ़ राज्य न होते हुए उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। इसके अतिरिक्त एनसीटी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में है। दादर नगर हवेली और दमन दीव पश्चिमोत्तर क्षेत्रीय परिषद में है। पुडुचेरी दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में। संघ राज्य क्षेत्र होते हुए भी क्षेत्रीय परिषदों में शामिल किए गए हैं। इन क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हितों के मामलों पर चर्चा तथा सिफारिश करना था। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं, सही है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं, तो ये भी सही है। क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। ये एक बेहतर मंच प्रदान करती हैं तथा जहां केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच पारस्परिक और मान्यताओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार विमर्श तथा परामर्शों के माध्यम से सुलझाया जा सके। ये आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े राज्यों के लिए सहयोगात्मक प्रयास के लिए क्षेत्रीय मंच है। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय पहलुओं को शामिल कर विशिष्ट मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्षम है। इस प्रकार ये क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। पूर्वोत्तर परिषद एनईसी की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई। वर्ष 2002 में एनईसी अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया था? तो इसमें किया गया था संगठक राज्य के राज्यपाल को, संगठक राज्य के मुख्यमंत्री को और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्यों को, तो ये तीनों को शामिल किया गया था। गृह मंत्री तो पहले से ही ऐड है उसमें। पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत 8 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा शामिल है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत मूलतः एक उच्च स्तरीय निकाय के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य संतुलित और समन्वित विकास सुनिश्चित करना था। पूर्वोत्तर क्षेत्र के 7 राज्यों के बीच प्रभावी समन्वय की सुविधा प्रदान करना था। एनईसी अधिनियम में दिसंबर 2002 में किए गए संशोधन में 26/6/2003 से प्रभावी है। से सिक्किम को भी एनसीए में 8वें सदस्य राज्य के रूप में जोड़ा गया था तथा एनसीए को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक वैधानिक क्षेत्रीय नियोजन निकाय के रूप में कार्य करने का अधिदेश दिया गया। संशोधित एनईसी अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार जब पूर्वोत्तर परिषद में सदस्यों के रूप में संगठक राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री शामिल होते हैं तथा 3 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त संशोधित एनईसी के अधिनियम की धारा 3 के क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष को नाम निर्दिष्ट करता है और उसे अन्य सदस्यों में से नामित करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति परिषद के एक सदस्यों को उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामित कर सकता है। वर्तमान में जैसा राष्ट्रपति द्वारा क्रमशः 7 जुलाई
जुलाई 2018 और 24 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना के माध्यम से नामित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री जो है पूर्वोत्तर परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं और केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री परिषद के पदेन सदस्य या उपाध्यक्ष होते हैं। इस प्रकार विकल्प एक सही है। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो झारखंड के क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन 8 अगस्त 1995 को हुआ था। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन 7 अगस्त 1995 की अधिसूचना द्वारा संथाल परगना और छोटा नाग क्षेत्र के 18 जिलों को शामिल करते हुए किया गया था तथा शिबू सोरेन इस परिषद के अध्यक्ष नामित किए गए थे। इस परिषद का उद्घाटन शपथ ग्रहण समारोह 9 अगस्त 1995 को रांची में हुआ था तथा प्रश्नगत विकल्पों में निकटतम विकल्प सी है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन एक और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन एक में राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम तथा उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर किया गया था, तो ये गलत है। ये सही है, ये सही है किंतु आर गलत है। राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम तथा इसके मध्य आंतरिक संबंध सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1962 में किया गया था, अतः इस प्रकार कथन एक सही है और आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों का केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत सही है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 ये भी सही है। नदी बोर्ड 1970 नहीं 1956 है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 ये सही है। इसमें सी गलत है, ये सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नदी बोर्ड एक्ट 1970 में नहीं बल्कि 1956 में अधिनियमित हुआ था और 1987 में पहली बार राष्ट्रीय जल नीति घोषित की गई थी, एकदम सही है। बाद में क्रमशः 2002 और 2012 में नई राष्ट्रीय जल नीतियाँ बनाई गई। वर्तमान में राष्ट्रीय जल नीति 2012 प्रभावी है। और अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों और में केंद्रीय संसद के अधिनियम की शक्ति 262 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो केंद्र राज्यों के मध्य संबंधों के लिए, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए तथा उनको सुदृढ़ ही करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। B शिवरामन और SR सेन इसके अन्य दो सदस्य थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 27 अक्टूबर 1987 को सौंपी थी, जो जनवरी 1988 में जारी की गई थी। लगभग 1600 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में आयोग द्वारा 19 अध्यायों के तहत कुल 247 अनुशंसाएं की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? तो डॉक्टर SR सेन। निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारी आयोग केंद्र और राज्यों के संबंध में परिवर्तन की संस्तुति पर अधिकार दिया था और थान ने अपने प्रतिवेदन जमा किए थे? इन्होंने अपना जमा किया था 1987 में। सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध था, तो ये था केंद्र और राज्यों के बीच पारस्परिक संबंधों से। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन एक और दूसरे को कारण आर माना गया है। सरकारी कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 256 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, सही है। ये राष्ट्रपति शासन है तो इसको कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्हें अनुच्छेद 256 का दुरुपयोग किया। जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 256 का दुरुपयोग किया। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, उसकी व्याख्या भी कर रही है। केंद्र राज्यों के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था। सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिशों में अनुच्छेद 356 का कम से कम प्रयोग लाने का बल दिया। कई बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दलों द्वारा दुरुपयोग हुआ है। 356 का केंद्र में सत्तारूढ़ दलों द्वारा दुरुपयोग हुआ है और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा अन्य प्रावधानों पर विचार किए बिना जल्दबाजी में कर दी जाती है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से भी जाने जाता है की स्थापना की थी? तो इन्होंने सरकारी आयोग नहीं की थी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद या अंतर सरकारी परिषद
सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अंतर्राज्यीय परिषद अंतर्राज्यीय परिषद या अंतर सरकारी परिषद या इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल के नाम से की स्थापना की अनुशंसा की। इसी के अनुसरण में वर्ष 1990 में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो ये की थी सरकारी आयोग ने। निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई? तो ये सरकारी आयोग की सिफारिश पे। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, तो ये सरकारी आयोग हैं, संबंधित है, सरकारी आयोग हैं। राज्य मन्नार समिति भी है, पुंछी आयोग भी है। इंद्रजीत सिंह गुप्ता नहीं है, ये नहीं है। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1988 में चुनाव सुधार एवं जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने के हेतु किया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्यों की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता का विशेष अध्ययन करना था तथा उस पर अपना निष्कर्ष देना था। प्रश्नगत शेष तीनों आयोग समिति संघ राज्य के संबंध में केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रही हैं। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो दोनों सही हैं। व्याख्या भी कर रहे हैं, इसकी व्याख्या भी है। भारतीय संघ में केंद्र की स्थिति और भूमिका शक्तिशाली है तथा इस संबंध में राज्यों पर केंद्र का वर्चस्व है। यद्यपि वित्तीय विषयों का बंटवारा दोनों के मध्य किया गया है, किंतु वित्तीय स्रोतों का आवंटन केंद्र के पक्ष में अधिक है। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। यही कारण है कि केंद्र और राज्यों संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती जा रही है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानून और तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हेतु होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो ये दोनों सही हैं और दोनों की व्याख्या भी सही कर रहा है। भारतीय के संविधान के अनुच्छेद 256 में स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसे विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू हो अनुपालन सुनिश्चित रहे। और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद 257 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 257 के क्लॉज 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी भी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो कि भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो भाग 12 केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के विवरण संविधान के भाग 12 में प्रस्तुत किया गया है। भारतीय संविधान के प्रश्नगत भाग इस प्रकार हैं। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 11 संघ राज्यों के मध्य विधायी और प्रशासनिक संबंध। भाग 12 वित्त संबंधी संपत्ति संविदा और वाद। और भाग 13 भारत के राज्यों के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम के संबंधित है। केंद्र राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के मध्य आर्थिक या वित्तीय संबंधों की विवेचना भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 281 संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण के अंतर्गत की गई है। इसमें वित्तीय आगम स्रोतों का वितरण साम्यपूर्ण बनाने के लिए एक जटिल तंत्र की रचना की गई है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है कि यह विभाजन स्थायी न हो तथा निरंतर और निश्चित अंतरालों में उसका पुनर्विलोकन और समायोजन किया जाए। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 282 से 291 तक प्रकीर्ण
विविध वित्तीय उपबंध दिए गए हैं तथा अनुच्छेद 292 से 293 तक संघ तथा राज्यों द्वारा उधार लेने की व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरण किया जाता है? तो अनुच्छेद 270 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 276 के खंड 1 के तहत प्रावधानित है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क जो है अनुच्छेद 268 और 269 तथा 269 क में निर्दिष्ट करों और शुल्कों को छोड़कर अनुच्छेद 268, 269 और 269 क में जो निर्दिष्ट करों और शुल्कों को छोड़कर भारत सरकार द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाएंगे तथा इन्हें संघ और राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 270 के खंड 1 के क के तहत CGST और खंड 1 ख के तहत निर्दिष्ट IGST समायोजन तत्व का भी केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण किया जाता है। निम्न करों में कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया और वसूला जाता है किंतु संघ और राज्यों में बांट दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन गलत है। इसको देख लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रश्नकाल में संविधान के पूर्ववर्ती अनुच्छेद 270 के तहत कृषि आय से भिन्न आय पर भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाते थे और संघ राज्यों के बीच वितरित किए जाते थे। 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 तथा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के पश्चात वर्तमान में स्थिति संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत प्रावधानित है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क अधिभारों एवं उपकरों के अतिरिक्त तथा अनुच्छेद 268, 268 और 269 तथा अनुच्छेद 269 क में निर्दिष्ट करों और शुल्कों को छोड़कर भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाएंगे तथा इन्हें संघ और राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 268 के तहत संघ द्वारा उद्ग्रहित और संघ राज्य क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा तथा अन्य मामलों में राज्य सरकार के भीतर संबंधित राज्यों ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 268 के तहत संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संघ राज्य क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा और अन्य मामलों में राज्यों के भीतर संबंधित राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क संघ सूची में वर्णित स्टाम्प शुल्क अनुच्छेद 269 के तहत संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित शुद्ध प्राप्तियों को छोड़कर राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य माल के क्रय विक्रय और पारेषण पर कर तथा अनुच्छेद 269 क के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित संग्रहित और GST परिषद की सिफारिश के आधार पर उपबंधित संसदीय विधि और संघ राज्यों के बीच प्रभाजित संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 270 के 1 क के तहत भारतीय माल और सेवा कर CGST अनुच्छेद 246 क 1 के अधीन संघ द्वारा संग्रहित और अनुच्छेद 270 1 ख के अंतर्गत अंतर्राज्यीय माल सेवा कर IGST अनुच्छेद 246 क के 2 के तहत अनुच्छेद 269 क के अधीन संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित का समायोजन और IGST की संघ की प्रभाजित राशि अनुच्छेद 269 क 1 के अधीन भी संघ और राज्यों के बीच वितरित की जाती है। संघ और राज्यों के बीच विभाज्य उपयुक्त सभी करों और शुल्कों के निवल आगमों को अनुच्छेद 270(2), 270(3) के प्रावधानों के तहत उपबंधित रीति से वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय सौदे पर स्टाम्प शुल्क जो है संघ द्वारा लगाया और वसूला जाता है। स्टाम्प शुल्क का विनियोजन संघ द्वारा किया जाता है। तो दोनों नहीं सही है, कोई सही नहीं है। अनुच्छेद 268 के अनुसार ऐसी स्टाम्प शुल्क जो संघ सूची में वर्णित या संघ सूची में प्रविष्ट 91 में वर्णित वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क जिन्हें संघ द्वारा लगाया उद्ग्रहित किया जाता है किंतु राज्यों के भीतर उन्हें संबंधित राज्य सरकार द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में हुए लेन देन पर कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्रित किया जाता है। नहीं, शेयर बाजार पर जो फ्यूचर बाजार में लेन देन पर जो संघ द्वारा ही लगाया जाता है और संघ द्वारा ही लिया जाता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। प्रश्नानुसार शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में हुए लेन देन पर कर जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। तदनुसार इसे संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत संघ द्वारा लगाया जाता है और इसे संघ द्वारा ही एकत्रित किया जाता है तथा इसके निवलों आयामों को संघ और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है तथा भारत में प्रतिभूति हस्तांतरण
कर वर्ष 2004 से लागू किया गया है। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो ये भू राजस्व कर है। प्रश्नगत करों में से भू राजस्व संबंधी संविधान की 7वें अनुसूची में राज्य सूची 2 राज्य सूची के प्रविष्ट 45 भू राजस्व, जिसके अंतर्गत राजस्व के निर्धारण और भू संग्रहण, भू अभिलेखन रखना, राजस्व के प्रयोजनों के लिए और प्राधिकारों के अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण और राजस्व के अन्य संस्करण है। इसके तहत राज्यों के अधिकार क्षेत्र की विषय वस्तु है। इसे पूरी तरह राज्यों द्वारा ही लगाया और वसूला जाता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी अनुदान का प्रयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 282 के तहत अनुदान दिया जाता है। केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 282 में किया गया है। इसी अनुच्छेद के अनुसार संघ या राज्य किसी लोक प्रयोजन के लिए कोई अनुदान इस बात के होते हुए भी दे सकता है कि वह प्रयोजन ऐसा नहीं है। इसके संबंध में यथास्थिति संसद या उस राज्य की विधानमंडल विधि बना सकता है। अनुच्छेद 245 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश पर संसद द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिसे सांविधिक अनुदान स्टैट्यूटरी ग्रांट्स कहा जाता है। क्या संविधान के अंतर्गत भारत संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो नहीं। संविधान के अनुच्छेद 293 के एक के तहत राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें ऐसे राज्य की विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूति देने तक ही है। साथ ही विदेशी ऋण संघ सूची के प्रविष्टि 37 में उल्लेखित होने के कारण संघीय विषय हैं। अतः स्पष्ट है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। राज्यों द्वारा विदेशी ऋण संघ केंद्र सरकार के विनिमय सहमति माध्यम से भारत सरकार की प्रत्याभूति पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। राज्य सरकारों को किसी कृषि आय पर कौन सा समनुदेशित किया जाता है? तो राज्य सरकार को किसी कृषि आय कर कौन समानुदेशित करता है? तो ये भारत का संविधान समानुदेशित करता है। भारत संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के प्रविष्ट 46 के तहत कृषि आय पर कर का उल्लेख है, अर्थात यह विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 247 में कृषि आय कर या ऐसे कराधान जिसमें राज्य हितबद्ध है, ऐसे प्रावधान नियत किए गए हैं। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटाने के लिए मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत वह उपयुक्त मामलों का निपटारा करता है, जबकि वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे के संदर्भ में सिफारिश करता है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? तो व्यापार, व्यवसाय और वित्त कर। अनुच्छेद 276 के तहत राज्य को उस राज्य के किसी एक नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में प्रवृत्ति, व्यापारों और आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के रूप में संदेय कुल रकम वित्तीय व्यापार, आजीविकाओं और नियोजन के बारे में करों के रूप में संदेय कुल रकम 2500 60वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा 250 रुपये का स्थान पर प्रतिवर्ष तक सीमित कर दी गई है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 201 के तहत प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत भाग 13 में के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य समागम आबाद होगा। इस भाग के अनुच्छेद 302 और 305 इस स्वतंत्रता पर उपयुक्त प्रतिबंध और विनियमन लगाने की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडलों को प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाही के उल्लेख है।
अनुच्छेद 300 में के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख है। इसी अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद या मुकदमा ला सकेगा या उस पर वाद लाया जा सकेगा, और किसी राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा। अनुच्छेद 302 के तहत व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंधन आरोपित करने की संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।